कैन से द न्यू ट्रेंड ऑफ मिडिल इंडिया। तो जो उस समय अदर मेजर चेंज जो उस समय यूरोप में हुआ डार्क एज में, मेजर चेंजेस इन डार्क एज, मेजर चेंजेस इन डार्क एज। तो जो डार्क एज में मेजर चेंजेस हो रहे थे, उस मेजर चेंजेस में इमर्जेंस ऑफ द फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जेंस ऑफ फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन, जो सामंतवाद का प्रवृत्ति, जो फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन थे वह इमर्ज कर रहे थे, और यहीं से फ्यूडलिज्म का जन्म आता है यूरोप में। we will also compare the Indian feudalism and the European feudalism। जब हम भारतीय सामंतवाद आपको पढ़ाएंगे, उस समय एक फ्यूडलिज्म का जन्म हुआ। इसमें होता क्या था, एक पीस ऑफ लैंड थी, वह ग्रांट कर दी जाती थी, पीस ऑफ लैंड को ग्रांट कर देते थे किसी एक व्यक्ति को, जिसको फ्यूडल लॉर्ड बोलते थे, उसको एक पीस ऑफ लैंड ग्रांट कर देते थे। क्यों? रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज। Why the piece of land? Why the piece of land is being granted? The piece of land is being granted for return of his services। और लैंड ऑफ जो उनको जो सैलरी देनी होती थी, वह सैलरी वह कैश न देकर, कैश नहीं, लैंड में जो सैलरी देनी है वो कैश नहीं देते थे, वह लैंड में देते थे। और लैंड देने का जो सैलरी का जो कल्चर था, उसमें कैश की जगह लैंड देने लग गए। इस लैंड को देने से फर्क क्या हुआ, इस लैंड को देने को फर्क क्या हुआ, उस व्यक्ति ने उस पर अपना धीरे धीरे अधिकार करने लगे, और सैलरी के साथ साथ ये लैंड एज ए रिवॉर्ड भी देने लग गए। एक तो एज ए सैलरी देते थे, दूसरा जो राजा था वह एज ए रिवॉर्ड भी देने लगा। जो किसान थे उनका शोषण शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? जो पीजेंट्स थे, जो वर्क फॉर द लॉर्ड्स करते थे, जिसको वो जो किसान थे उनका शोषण शुरू हो गया। तो आप कह सकते हैं शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। यह एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ? यह एक्सप्लॉयटेशन हुआ कैसे? द पीजेंट वर्क फॉर द लॉर्ड। जो पीजेंट थे वो लॉर्ड के लिए वर्क करते थे। जो पीजेंट थे, किसान थे, किसान लॉर्ड के लिए, या जिसको जमीन दे दी गई उसके लिए काम करते थे। या तो लॉर्ड के लिए, या जिसको जमीन दे दी गई उसके लिए काम करते थे, जिसको हम बोलते थे वसाल्स। वसाल्स। तो एक सवाल हो रहा क्या, व्हाट इज द वसाल्स? तो जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वर्क फॉर द लॉर्ड्स, और या पर्सन टू हुम लैंड हैड बीन गिवन, जिनको हम बोलते थे वसाल्स। एमंग द ड्यूटी ऑफ, जो वसाल्स की ड्यूटी थी क्या थी? अब इस वसाल्स की ड्यूटी क्या थी? जो वसाल्स थे, वसाल्स, इनकी ड्यूटीज क्या थी? और ड्यूटी के साथ सप्लाई सोल्जर टू किंग, किंग को सोल्जर सप्लाई करना। तो यह किंग को सोल्जर सप्लाई करते थे। तो और उत्तरदायित्व के साथ साथ जो ड्यूटीज दी गई, उसमें एक था किंग को सोल्जर सप्लाई करना। और जो मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स थे वह सर्फ्स थे। जो मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स थे वह सर्फ्स थे। मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वेर द सर्फ। और उनको
वसाल की लैंड पर काम करना पड़ता था उनको, वसाल की लैंड पर काम करना पड़ता था। दे हैव टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ द वसाल्स, दे हैव टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ द वसाल्स, उनको वसाल्स की लैंड पर काम करना पड़ता था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। क्लियर? उस समय वो स्लेव नहीं थे। अब देखिए, जस्ट सी, ये स्लेव्स नहीं थे, दे आर नॉट स्लेव्स, याद करिएगा, नॉट स्लेव्स। तो सवाल क्या है, क्या ये स्लेव्स थे? जो सर्व्स थे, क्या ये स्लेव्स थे? नो, दे वेर नॉट स्लेव्स एंड वेर नॉट ओन्ड बाय द वसाल्स। न तो वे स्लेव्स थे और न ही ओन्ड बाय वसाल्स थे। यहां से प्री का सवाल बना के गलत कराएंगे आपसे वो। यह न तो स्लेव्स थे और न ही ओन्ड बाय वसाल्स थे। तब क्या थे? इनको दे वे ट्रीटेड बैडली, दे वेर ट्रीटेड बैडली, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। और जो एडवांटेज था जो फ्यूडलिज्म का, इसका फायदा किसके हुआ? एडवांटेज ऑफ फ्यूडलिज्म, एडवांटेज ऑफ जो फ्यूडलिज्म था, एडवांटेज ऑफ फ्यूडलिज्म, ये किसको हुआ? यह वसाल्स को हुआ। आप सारी इन घटनाओं के बीच का एक आप चार्ट जरूर बनाइए। अब कैसे बनाएंगे? किंग, वसाल्स, सर्फ। अब सर्फ में लिखे सर्फ, नॉट स्लेव्स, नॉट ओन्ड बाय वसाल्स, ट्रीटेड बैडली। ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन बी, ये हो गया ऑप्शन सी। गॉट इट? और जोड़ देगा आप, और टफ कर दें इसको, और टफ किया जा सकता है, बताइए बताइए कैसे 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 टफ होता है, बताइए। एक चीज और ऐड कर देंगे और सवाल टफ हो जाएगा। ऐड करिए, ऐड करिए, कोई ऐड कर सकता है? एक और ऐड कर दिए, डी, ऐड करिए, चलिए कुछ ऐड करिए, मैंने जितना लेक्चर दिया है। एडवांटेज ऑफ फ्यूडलिज्म, किंग। ई, एडवांटेज ऑफ फ्यूडलिज्म, रीप्ड बाय वसाल्स। बन गया? इट्स क्लियर? बनाइए इसे, ये मेक सेम चार्ट, अपनी कॉपी में बनाइए सेम चार्ट। कभी जिंदगी में आपसे भूलेगा नहीं, कभी गलत नहीं होगा। अब उस समय जो डार्क एज की परिस्थितियां थी, इसमें जो पीजेंट्स थे, जो डार्क एज में जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स, जो डार्क एज में पीजेंट्स थे, इन पीजेंट के साथ होता क्या था? इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ करता था। उनको सारे कठिन काम और लेबरिंग करना पड़ता था, और वेल्थ, आप इनइक्वलिटी लिख लीजिए, इससे अच्छा हो जाएगा। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी थी, तो इससे क्या हो गया? वेल्थ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो वेल्थ था उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था, वेल्थ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उस समय नहीं था। और जो वसाल्स थे और किंग थे, इनके पास ज्यादातर वेल्थ थी, वो लग्जरी में रहा करते थे, और जो किसान थे वो गरीब हुआ करते थे।
अब जो डार्क एज था यूरोप का, जो यूरोप का डार्क एज था, जो डार्क एज था यूरोप का, जो उसमें क्या है, ये कट ऑफ हो गया वर्ड से। जो यूरोप का डार्क एज था वह कट ऑफ हो गया। पिछले सवाल में आप एक चीज जो मिस कर गया, जो किंग को फायदा हुआ वो आप काट दीजिएगा, वो आंसर गलत होगा। जो पिछला आप चार्ट जाइएगा, आई मिस्ड इट, हमने 5 पार्ट आपको लिखाया था, उसमें एडवांटेज ऑफ द किंग एंड बेनिफिट रीप्ड बाय द वसाल्स, तो किंग वाला नहीं होगा सही, बाकी चारों सही होगा। सॉरी, आई मिस्ड इट। तो जो पहला वाला है कि जो किंग को एडवांटेज है, वो सही नहीं है। जो वसाल्स थे उन्होंने रीप किया। रिपीट कर देगा, अगर क्लियर नहीं हुआ आई कैन रिपीट इट, इफ इट इज नॉट क्लियर आई कैन रिपीट इट। आज तो कोई चैट पे कोई लिख नहीं रहा है। इट इज नॉट क्लियर आई कैन रिपीट इट। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? टेल मी। जल्दी बताइए। क्लियर, क्लियर, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, ओके। तो देयर इज नो नीड टू रिपीट इट। किंग का बेनिफिट कैसे होगा बताओ? किंग का क्या बेनिफिट उसमें? किंग ने तो दे दिया, किंग ने अपनी जिम्मेदारियों से अपने को मुक्त कर लिया, किंग को क्या बेनिफिट हुआ? किंग ने तो बल्कि गलत काम किया। रा, राजा का कोई फायदा नहीं हुआ, बाद में वो वसाल क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। यह जो फ्यूडलिज्म था वह हेरिडिटी हो गया, वंशानुगत हो गया, राजा की अथॉरिटी चली गई, राजा का कंट्रोल नहीं रह गया, तो किंग का बेनिफिट कैसे हुआ? क्लियर हुआ? अब उस समय जो कहते हैं डार्क एज था, यूरोप वॉज, जो उस समय अरब एक बहुत बड़ा विकसित साम्राज्य हो रहा था, उससे कट ऑफ हो गया। लेकिन बाद में यूरोप का इंटरेस्ट आ गया अरब वर्ल्ड में, और जो यह इंटरेस्ट आया अरब वर्ल्ड से, दिस इंटरेस्ट इरोज आउट ऑफ द टू थिंग्स। अब यूरोप का अरब वर्ल्ड में इंटरेस्ट क्यों आया? यूरोप का अरब वर्ल्ड में इंटरेस्ट क्यों आया? यूरोप का अरब वर्ल्ड में इंटरेस्ट क्यों आया? इस इंटरेस्ट के आने का जो महत्वपूर्ण कारण था, उन महत्वपूर्ण कारणों में दो महत्वपूर्ण चीज थी, ट्रेड एंड रिलीजन। ट्रेड एंड रिलीजन। ट्रेड एंड रिलीजन दो महत्वपूर्ण कारण थे अरब वर्ल्ड में यूरोप के इंटरेस्ट आने के लिए। जो ट्रेड था उसने अरब को अमीर बनाया, और इसने अट्रैक्ट किया यूरोपियन ट्रेडर्स को, जो चाहते थे कि वह भी इस व्यापार में भागीदार बने। दूसरा, जो स्प्रेड ऑफ इस्लाम था, उसने उसने जो क्रिश्चियनिटी था उसको खतरा देना शुरू किया, और एक सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर स्टार्ट हो गए, जिसको कहा गया क्रूसेड। और यह रिलीज ऑफ वॉर जो 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 क्रूसेड थे, यह जो यूरोपियन किंग थे और नाइट थे, वह अपने आर्मीज के द्वारा फॉट किए गए मुस्लिम से, कहां पे? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में। तो आपका सवाल क्या हो गया? सवाल क्या हो गया आपका? कि जो वॉर थे वो कैसे आगे बढ़ रहे थे, जो वॉर थे वो कैसे आगे बढ़ रहे थे, कैसे आगे बढ़ रहे थे। तो जो यूरोप था यह इंटरेस्टेड था अरब वर्ल्ड में,
यूरोप इधर अरब इंटरेस्ट क्यों था? ट्रेड एंड रिलीजन। इससे क्या था? रिचनेस। इससे क्या हो गया? डेंजर टू क्रिश्चियनिटी। इससे क्या हो गए? सीरीज ऑफ वॉर स्टार्ट हो गए, जिसको क्या कहा गया? क्रूसेड कहा गया। जो क्या कहा गया? जिसको क्रूसेड कहा गया। अब जो स्पिरिट ऑफ इस्लाम था, उसने न्यूली कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो यूरोप के थे, उनको एक खतरा उत्पन्न होने लगा। और ये कहां पर वॉर फाइट कहां हुआ? ये फाइट हुआ मेडिटेरेनियन में। मेडिटेरेनियन में इसका संघर्ष हुआ। लेकिन जो वॉर था, उसने यूरोप वर्ल्ड को और अरब वर्ल्ड को नजदीक ले आया, और यूरोप जो है अरब ट्रेड में पार्टिसिपेट करने लग गया। वॉर का अब एक सवाल और बनाइए, वॉर का एडवांटेज। यू मेक क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, बनाई देते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रूसेड। इस क्रूसेड का एडवांटेज क्या हुआ? इस क्रूसेड का एडवांटेज क्या हुआ कि जो वॉर हुआ, किसके किसके बीच हुआ? यूरोप और अरब वर्ल्ड के बीच में। क्यों हुआ? यह आपने अभी सीखा हुआ है कि जो वॉर था वो क्यों हो गया। तो जो वॉर हुआ, उनकी क्रिश्चियनिटी को खतरा हुआ। तो जब वॉर हुआ यूरोप और अरब वर्ल्ड के बीच में, तो अरब वर्ल्ड के यूरोप और दोनों एक नजदीक आए, और यूरोप ने अरब ट्रेड में भाग लेना शुरू किया। यूरोपियंस ने अरब ट्रेड में भाग लेना शुरू किया, पार्टिसिपेटेड इन अरब ट्रेड। तो जब ये अरब ट्रेड में पार्टिसिपेट करने लग गए, तो अरब ट्रेड के पार्टिसिपेट करने से जो यूरोपियन ने स्टार्ट किया अरब ट्रेड में, उससे क्या हुआ? इंटरेस्ट इन लर्निंग। एक सवाल आपके दिमाग में और आना चाहिए, कैसे ट्रेड और लर्निंग का आपस में रिलेशनशिप हुआ? तो यूरोप ऑल्सो बिगन टू टेक एन इंटरेस्ट इन अरब लर्निंग। तो जो नॉलेज ऑफ अरब था, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लर्निंग ऑफ यूरोप इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब आ गया बेस्ट पार्ट, 15th एंड 16th सेंचुरी में। 15th एंड 16th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग होती है यूरोप में, वह कैसे होती है? 15th और 16th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग होती है, वह यूरोप में कैसे होती है? अब आप यहां से शुरू करिए, पूरा चार्ट आपका हुआ। हम आके यहां पे रुके, यहां पे आकर रुकते हैं कि 15th एंड 16th सेंचुरी में जो यूरोप में एक लर्निंग आती है, एक ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, उसमें अरब ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जो 15 से 16 सेंचुरी में यूरोप में जो एक लर्निंग और ज्ञान का विकास हुआ, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसने प्ले किया? अरब वर्ल्ड ने। तो एडवांटेज ऑफ अरब यूरोप वॉर। वाई यूरोप इंटरेस्टेड इन दिस? तो एक एडवांटेज ऑफ अरब हुआ, जो यूरोप वॉर हुआ, जो अरब से एडवांटेज हुआ यूरोप का, वह एक फायदा हुआ। तो अगर इसको प्री के सवाल में बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? प्री का सवाल क्या हो गया कि एडवांटेज ऑफ क्रूसेड से आप करिए। दूसरा बना सकते हैं कि अरब और यूरोप के बीच संबंधों का क्या क्या फायदा हुआ। तीसरा बना सकते हैं कि 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप में ज्ञान का विकास कैसे हुआ। अब अगर हम देखें 9th सेंचुरी में जो खलीफा था मोहम्मद साहब के बाद, जो 9th सेंचुरी में जो अब्बासीस, जो हमने पढ़ाया था अब्बासीस खलीफा, वो अब्बासीस खलीफा की ताकत कमजोर होने लग गई।
और सिविलाइजेशन ऑफ बेजेंटाइन, बेजेंटाइन की सिविलाइजेशन जो है वह हमारे सामने आने लग गई। जो बेजेंटाइन की सिविलाइजेशन थी किस पर बेस थी? ये एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन। ये बेस किस पे थी? ये बेस थी एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन पे। यह एंशियंट एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन पे जो बेजेंटाइन सिविलाइजेशन बेस्ड थी। और इसकी प्रॉस्पेरिटी क्यों थी? इसकी प्रॉस्पेरिटी क्यों थी? व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी? जो एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन पर आधारित बेजेंटाइन सिविलाइजेशन थी, इसकी प्रॉस्पेरिटी का कारण क्या था? यह कंट्रोल करते थे ट्रेड बिटवीन ईस्टर्न मीडियम एंड रशिया। वेरी गुड क्वेश्चन। कि बेजेंटाइन साम्राज्य की, बेजेंटाइन सभ्यता की की अमीरी का कारण क्या था? व्हाट इज द रीजन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द बेजेंटाइन? तो एक आपका ये चार्ट बन रहा है कि कहां से आधारित है और इनकी प्रॉस्पेरिटी थी। और प्रॉस्पेरिटी का कारण क्या था? जो कंट्रोल करते थे ईस्टर्न मेडिटेरियन और रशियन के बीच को, ट्रेड को, ईस्टर्न कहते हैं और रशिया के बीच को, ट्रेड को। अब 13th सेंचुरी में एक और खतरा आता है मंगोल का। 13th सेंचुरी में एक और खतरा आता है मंगोल का। थर्टीन सेंचुरी में एक खतरा आता है मंगोल का। थर्टीन सेंचुरी में खतरा आता है मंगोल का। अब मंगोल जो होता है वह चंगेज खान इसका नेता होता है, लेड बाय चंगेज खान। चंगेज खान के नियंत्रण के नेतृत्व में जो मंगोल, जो चंगेज खान के नियंत्रण थे, उन्होंने अटैक किया सेंट्रल एशिया को। तो 13th सेंचुरी देयर वाज एनदर अटैक फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से अटैक होता है, सेंट्रल एशिया से मंगोल अटैक होता है। और यह अटैक, जो ये अटैक है यह कमजोर कर देता है। यह जो अटैक है वह वेस्टर्न एशिया में सेल्जुक टर्क को कंट्रोल कर, सेल्जुक टर्क को वह वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। तो मंगोल खतरा जो सेंट्रल एशिया से शुरू होता है, वह वेस्टर्न एशिया में वह सेल्जुक टर्क को कमजोर कर देता है। एक ही एक्सेप्शन होता है, ऑटोमन एम्पायर, वह कमजोर नहीं होता है। यह भी याद करिए, एक ही एक्सेप्शन होता है। वेस्टर्न एशिया में, सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न एशिया में मंगोल आक्रमण होता है। वह मंगोल आक्रमण सेल्जुक टर्क एम्पायर को कमजोर कर देता है। तो ओनली एक्सेप्शन जो कमजोर नहीं होता है वह कौन सा है? वह ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन एम्पायर कमजोर नहीं होता है। उस समय जो पावर ऑफ मंगोल थी वह क्यों बढ़ रही थी? वह कंट्रोल कर रहे थे, वो कंट्रोल कर रहे थे लैंड फ्रॉम वेस्टर्न एशिया एंड सदर एशिया। तो अब मंगोलों की ताकत क्यों थी? वाई द मंगोल्स वेर पावरफुल? ऐसा क्या कारण था कि मंगोल आक्रमण से सब लोग परेशान थे, सब डर रहे? उसका रीजन क्या था? वह कंट्रोल कर रहे थे लैंड, ये मंगोल थे, वह लैंड कंट्रोल कर रहे थे। वो जिनका जमीन पर कंट्रोल था, वह जमीन पर कंट्रोल मंगोल का कैसे था और कहां कहां था? यह मंगोलों की ताकत क्यों बढ़ी? वेस्टर्न एशिया जो उन्होंने कंट्रोल किया फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, सदर्न रशिया। उन्होंने वेस्टर्न एशिया से, फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, सदर्न रशिया, across Central Asia into China, across Central Asia into China। अब सवाल क्या हुआ? Why Mongols were so powerful? आंसर क्या हो गया कि
उस समय जो पावर ऑफ मंगोल्स थी वो इंक्रीज कर रही थी। उसका कारण क्या था? दे कंट्रोल द लैंड, वह उस जमीन के भाग को कंट्रोल कर रहे थे फ्रॉम वेस्टर्न एशिया एंड सदर्न रशिया, वेस्टर्न एशिया और सदर्न रशिया से अक्रॉस सेंट्रल एशिया इनटू चाइना। तो फ्रॉम मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी टू द मिडिल ऑफ 14th सेंचुरी मंगोल्स वेर रूलिंग इन चाइना। मंगोल्स रूलिंग इन चाइना। एक लंबे दौर तक मंगोल ने चाइना को रूल किया। तो 13वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी, मतलब 100 साल तक, मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी टू द मिडिल ऑफ द 14th सेंचुरी, मिड ऑफ द 13th टू मिड ऑफ द 14th सेंचुरी, द मंगोल्स वेर कंट्रोलिंग, वेर रूलिंग फ्रॉम द चाइना। इससे उनका जो ताकत है बहुत मजबूत हो रही थी। जो रूट था, जो ट्रेडिंग कारवां था, सिल्क रूट था, वह जो चाइनीज सिल्क रूट था वह इंपॉर्टेंट ट्रेड था। हमने कल ही बताया था कि इसको हम सिल्क रूट क्यों कहते हैं। तो जो रूट ट्रेडिंग कारवास लिया करते थे वह सिल्क रूट क्यों बोलते थे? चाइनीज सिल्क एक इंपॉर्टेंट आइटम था ट्रेड का। अब उस समय जो एक गन पाउडर का आविष्कार होता है, गन पाउडर, पेपर, कंपास, प्रिंटिंग, ये ऑल केम फ्रॉम चाइना। तो गन पाउडर, पेपर, इन्वेंशन ऑफ कंपास एंड प्रिंटिंग जो चाइना से आया। तो इसलिए सेंट्रल एशिया, बिकॉज ऑफ जो सेंट्रल एशिया ट्रेड के कारण एक यूजफुल एरिया हो गया टू कंट्रोल करने के लिए। अगर हम न्यू इन्वेंशन से उस समय की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें तो जो न्यू इन्वेंशन फ्रॉम चाइना था वो ट्रेवल किया विद कार्गो टू वेस्टर्न एशिया। कार्गो टू वेस्टर्न एशिया। तो कार्गो एंड कल्चर एक साथ ट्रेवल करने लगा। जो यह चाइना में इन्वेंशन होता है, यह जो चाइना में इन्वेंशन होता है, इस इन्वेंशन के होने के बाद जो नए इन्वेंशन हुए चाइना से, ये ट्रेवल किए कार्गो के साथ कहां पे? वेस्ट एशिया की तरफ। इनके ट्रेवल करने से क्या हुआ? इनके ट्रेवल करने से ट्रेड के साथ एक कल्चर भी ट्रेवल करना शुरू हुआ। तो सेंट्रल एशिया बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉज यूजफुल एरिया टू कंट्रोल। अब एक सवाल और बना कि सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए हर आदमी संघर्ष क्यों कर रहा था? सेंट्रल एशिया को कंट्रोल क्यों कर रहा था? कंट्रोल क्यों किया जा रहा था? सेंट्रल एशिया को कंट्रोल क्यों किया जा रहा था? वाई एवरीवन वांटेड टू कंट्रोल द सेंट्रल एशिया? बिकॉज ऑफ ट्रेड। वाई? बिकॉज ऑफ ट्रेड। वाई? बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड के कारण सेंट्रल एशिया यह बहुत यूजफुल एरिया था। जो मंगोल्स थे वह कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। सो दे इन टर्न कन्वर्ट सम ऑफ द ट्राइब इन सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ चाइना। तो जो मंगोल जब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो उन्होंने भी कन्वर्ट कुछ लोगों को उसमें करने की कोशिश की। अगर हम इसको, इस पार्ट को समझने की कोशिश करें एक बार और, कार्गो एंड कल्चर। अब चूंकि मर्चेंट्स अपने साथ सिर्फ कार्गो नहीं ले आ रहे थे, वो अपने साथ कल्चर भी ले आ रहे थे। तो 14th सेंचुरी में जो अरब मर्चेंट थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया देमसेल्फ इन द साउथ ईस्ट एशिया। अरब मर्चेंट्स ने अपने आप को 14th सेंचुरी में साउथ ईस्ट एशिया में इस्टेब्लिश किया। तो इनका जो व्यापार था वह एक संस्कृति को भी आदान प्रदान कर रहा था। और ट्रेड जो था, वह जो ट्रेड था, जो एक ट्रेड था, वह वेरियस पार्ट्स ऑफ द पीपल को कांटेक्ट में ला रहा था, एक दूसरे के नजदीक ले आ रहा था। लोग नजदीक आ रहे थे। अब
कोई भी जे अब नो कंट्री इज आइसोलेटेड, नो कंट्री इज आइसोलेटेड, कोई भी देश ऐसा नहीं था जो आइसोलेटेड था या अलग रह सकते था। इसी समय जो इंडिया कॉन्टेक्ट विद अरब एंड चाइनीज थ्रू ट्रेड होगा। अब इसी समय जो इंडिया था, इंडिया का जो कॉन्टेक्ट था, इंडिया कॉन्टैक्ट ट्रेड अरब एंड चाइनीज, भारत के साथ क्या हुआ, भारत का भी कॉन्टेक्ट हुआ विद अरब एंड चाइनीज। किसके थ्रू हुआ कॉन्टेक्ट, किसके थ्रू हुआ, थ्रू ट्रेड। ट्रेड के द्वारा आपस में संबंध का विकास हुआ। इस मध्यकाल में नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया दो भाग हमको देखने में आते हैं। तो अर्ली मिडिल पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया डिवाइडेड था ए नंबर ऑफ किंगडम्स में, और यह किंगडम आपस में लड़ाई किया करते थे। और सदर्न इंडिया में रूल ऑफ पावरफुल चोलास था। इस समय जो नॉर्दर्न इंडिया था और साउथ इंडिया था, तो नॉर्दर्न इंडिया क्या था, इसमें छोटे किंगडम थे, स्मॉल किंगडम्स थे। और सदर्न इंडिया में उस समय चोल साम्राज्य था, चोल एम्पायर था। तो जो चोल एम्पायर था वह एक पावरफुल एम्पायर उस समय उसमें हुआ करता था। और जो चोल एम्पायर था इसने एक लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुला का उसने जीता, और उसकी आर्मी गंगा वैली तक गई। तो चोल ने क्या किया, पेनिनसुला का एक लार्ज पार्ट जीता, और उसकी आर्मी कहां तक गई, गंगा वैली तक गई। उसकी आर्मीज जो है गंगा वैली तक गई, गंगा की घाटियों तक उसकी आर्मीज गई। यही नहीं, वह चोल साम्राज्य एक रिच साम्राज्य था। इट वॉज a rich empire. Why it was rich? What was the reason to say that the Cholas became the rich at that point of time? Why? चूंकि जो साउथ इंडिया के मर्चेंट थे उस समय, वह ट्रेड किया करते थे साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। क्योंकि उस समय के जो मर्चेंट थे वो साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में ट्रेड करते थे। और चोला एम्पायर ने कई युद्ध इसलिए लड़े कि वह ट्रेड पर कब्जा करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू कंट्रोल ट्रेड, इधर साउथ, इसलिए चोल एम्पायर के लोगों ने ट्रेड को ध्यान में रखकर उन्होंने कई युद्ध लड़ने की कोशिश, कई युद्ध लड़े और कई युद्ध जीते भी। तो चोल साम्राज्य की अमीरी का क्या कारण था, वॉट वॉज द रीजन ऑफ द रिचनेस ऑफ द चोला एम्पायर, व्हाट्स द आंसर, दे वर ट्रेडिंग विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। जो इनके, जब इन्होंने ट्रेड से जो पैसा कमाया, जो इन्होंने ट्रेड से पैसा कमाया, जो चोल साम्राज्य में अमीरी आई जिसमें ट्रेड ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए। दे मेड ब्यूटीफुल टेम्पल्स। अब ब्यूटीफुल टेम्पल्स का दो एडवांटेज, एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दूसरा सेंटर ऑफ लर्निंग। जो उन्होंने ट्रेड से पैसा कमाया, जो उन्होंने वॉर लड़े ट्रेड के लिए, कई से कब्जा किया, उसका फायदा क्या हुआ कि उन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए, और टेम्पल्स ने आर्ट और आर्किटेक्चर का विकास किया। उसके साथ साथ वह सेंटर ऑफ लर्निंग हो गए, और इस सेंटर ऑफ लर्निंग साथ इनके ये थिंकर्स और फिलोसफर्स भी पैदा होने लगे, थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। इस काल में यहां पर थिंकर्स और फिलोसफर्स वो अभी हमको दिखाई पड़ते। तो जो थिंकर्स और फिलोसफर थे इस टाइम के, उनकी टीचिंग ने इन्फ्लुएंस किया इंडिया थ्रू इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। यह साउथ इंडिया का कल्चर था ड्यूरिंग अर्ली मिडिल पीरियड, वह फर्दर इनरिच किया और फर्दर डेवलप किया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर बोलिए, अदरवाइज आई थिंक इतने हम बंद कर देते हैं।
मैं फिर रिपीट करूंगा, मैंने सिर्फ क्लास 7th की एनसीईआरटी एनालाइज की है। जैसा अपना शुरू से आप लोगों के साथ बात चल रही है कि हम फाउंडेशन कोर्स में कोशिश करेंगे कि वही पढ़ाएं जो क्लास 7th की एनसीईआरटी में है, या क्लास 6 में है, क्लास 8th में है। और मुझे शायद एहसास निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के लोगों से 2-3 दिन बात की है, हिस्ट्री ऑप्शनल के लोगों को भी शायद इतना एहसास नहीं होगा इतिहास का जितना क्लास 6-7 में इतिहास लिखा गया है। मैं फिर कहूंगा, फैक्ट सारे के सारे किताब के हैं, ओनली आई हैव ट्राई टू इंटरप्रेट इट, नथिंग एल्स। एंड यू मस्ट बी बिकम वाइजर आफ्टर दिस लेक्चर. We have to restructure your lecture more and more, because we want to complete the foundation course syllabus by 28th February. If need arises, we can take twice a class. If need arises, we can take more classes, and we will give some days off also. कि 1 या 2 दिन आपको मैं ऑफ दूं, चूंकि अगर ऑफ नहीं करेंगे तो आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर कोई सवाल नहीं है तो आई विल क्लोज the job of the day, and you can write on the chat. I will reply if any question you have on the chat. Take care. Good day.